जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। जानकारी की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, आरएमएस। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नोटिफिकेशन कब आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम कब होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सीट्स कितनी होती हैं और क्या होती है रिजर्वेशन पॉलिसी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग फी डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये एक ब्रिटिश लेगेसी, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शुरू किए गए थे। इनिशियली इनका नाम किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स हुआ, लेकिन आजादी के बाद ब्रिटिशर्स रहे और ना ही उनके दिए हुए नामों को एज इट इज कैरी करने की जरूरत थी, तो फिर उसका नाम बदल करके किया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और इसके साथ साथ जो एक चेंज और किया गया वो ये था कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसमें सिर्फ और सिर्फ रॉयल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स के बच्चों की ही पढ़ाई हुआ करती थी। उसके लिए इनका गठन ही किया गया था, लेकिन बाद में आफ्टरवर्ड आजादी के बाद जो सिविलियंस के बच्चों को भी इसमें एंट्रेंस के लिए पॉलिसी बना दी गई। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं बेसिकली फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, यानी कि बच्चा वहीं पढ़ेगा, वहीं रहेगा और वहीं सबके साथ वो खेलेगा, कूदेगा, ग्रो करेगा। एफिलिएशन उनका सीबीएसई दिल्ली से होता है और इसके अलावा जो पर्पज है अभी भी वही, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, स्पेशली ORs and JCOs of आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, जो एडमिशन की बात है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन 2 क्लासेस में होता है, सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9। इसके अलावा किसी और भी क्लास में एडमिशन नहीं लिए जाते। देखिए, बेसिकली पर्पस यही रहा कि JCOs और ORs के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑफिसर्स के भी बच्चे होते हैं, बट वेटेज अभी भी JCOs एंड ORs का ही सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑफिसर्स को थोड़ा सा उसमें स्पेस दिया गया है और इसके साथ ही थोड़ा स्पेस सिविलियंस के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। कितने हैं आरएमएस, बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को इवन मिलिट्री स्कूल्स के बारे में ही नहीं पता। लोग सैनिक स्कूल्स को तो खूब जानते हैं, लेकिन मिलिट्री स्कूल्स क्या है ये नहीं मालूम। तो मिलिट्री स्कूल्स यही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है, जो पूरे देश में केवल 5 है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक जगह है चैल, पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। राजस्थान में 2 हैं आरएमएस, एक अजमेर में है और दूसरा है धौलपुर में। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटका में आते हैं हम साउथ में, तो वहां पर भी आपको 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बेलगाम में और दूसरा मिलेगा बेंगलुरु में। हालांकि बेहतर होता कि ये जो पार्ट पूरा भारत का खाली दिख रहा है, यहाँ पर भी 2, एक स्टेट में 2, एक स्टेट में 2 होने की बजाय इनको डिवाइड कर दिया जाए तो और अच्छा है। बहुत अप्रोचेबल हो जाएंगे ये बाकी और स्टेट्स के बच्चों के लिए भी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आरएमएस में एडमिशन सैनिक और मिलिट्री स्कूल दोनों ही जगहों पर केवल और केवल 6 और 9th में लिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे पहले क्लास 6 के। नंबर ऑफ सीट्स लगभग 350 सीट्स पांचों आरएमएस को मिला करके होती है। इन पांचों आरएमएस में एक एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीईटी बोलते हैं उसको। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसलिए क्योंकि एक कॉमन एंट्रेंस के द्वारा ये पांचों जो स्कूल है ना उनका भर्ती किया जाता है। हर एक स्कूल अलग अलग भर्ती नहीं निकालता है, एक कॉमन एंट्रेंस है, उसी के माध्यम से पांचों स्कूल की भर्तियां की जाती हैं। ठीक है, तो पांचों में करीब करीब 350 सीटें आती हैं हर साल। 360 भी हो सकती हैं, 370 भी हो सकती है, 340 भी हो सकती है। जो एज लिमिट है क्लास 6 में एडमिशन के लिए वो है 10 से 12 साल, यानी कि जो आपका बच्चा है वो 10 साल से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर एक बात जो यहां ध्यान रखने वाली है कि जो एज की कैलकुलेशन है
वो होती है 31 मार्च को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आज ये जुलाई है 2026 का, के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सितंबर में, दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, बट एज की जो कैलकुलेशन है वो होगी अगले साल 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को आप देखिएगा कि आपका बच्चा 10 साल पूरे कर रहा है या नहीं, और 12 साल से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो वो बच्चा एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कक्षा 5 पास हुआ होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि जब एडमिशन ले रहा होगा, एंट्रेंस एग्जाम देते वक्त नहीं, जब बच्चा एडमिशन लेने पहुंचा है और वो टाइम होगा करीब मई का। देखिए, आरएमएस का एंट्रेंस एग्जाम देते समय बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा होगा, दिसंबर के महीने में जब एग्जाम होगा इसका, ठीक है। और मार्च अप्रैल में बच्चे के क्लास 5th के फाइनल एग्जाम होंगे उस स्कूल में जहां वो अभी पढ़ रहा है। देन आफ्टर जब आरएमएस का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह के बाद आपके मेडिकल्स हो जाते हैं, और देन आफ्टर आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। उस वक्त डेफिनेटली बच्चा जो है वो उसके स्कूल का रिजल्ट भी आ चुका होगा, यानी कि वो क्लास 5 पास कर चुका होगा, ठीक है। तो बस इतना सा क्राइटेरिया है। जो अभी मैंने आपसे बात किया एज लिमिट की, 10 से 12 साल, यहां पर एक चीज मैं मेंशन कर दूं आपको, वो बच्चे जिनके पिता इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस देश की रक्षा के लिए, ऐसे बच्चों को, चूंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाजमी है, हो सकता है किसी बच्चे का एक साल खराब हुआ हो, फाइनल एग्जाम के टाइम पे ऐसी दुर्घटना उनके परिवार में आ गई हो और बच्चा एंट्रेंस एग्जाम ना दे पाया हो, तो एक क्लास को पीछे होना पड़ा हो। ऐसे बच्चों के लिए अपर एज लिमिट, यानी कि जो ये 12 साल की एज लिमिट रखी गई है, मैंने कहा कि 12 साल से एक भी दिन ऊपर नहीं, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के बच्चों को अपर एज लिमिट में 6 महीने की छूट दी जाती है। यानी कि वो बच्चा अगर 12 साल 6 महीने का हो गया है एट द टाइम ऑफ 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, तो भी वो बच्चा एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। ये एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है उन बच्चों के लिए, ठीक है। और भी है कुछ स्पेशल चीजें किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के बच्चों के लिए, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आपसे। अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की। तो क्लास 9th में देखिए, जो हर साल सीट्स हैं वो लगभग 50 से 60 होती है। क्लास 9th में एक्चुअली कोई वैकेंसीज क्रिएट होती ही नहीं है, ठीक है। क्लास 6 से आरएमएस स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है सारा इनटेक क्लास 6 में हो जाता है, और फिर ये बच्चे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से दूर माँ बाप के बिना नहीं रह पाते, नॉस्टैल्जिया फील होता है उनको, होम सिकनेस होती है, या फिर जो डेली रूटीन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बच्चे उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद शुरुआती 3-4 महीनों में ही, ये जो इनिशियल 100 डेज होते हैं ना, 100 दिन शुरुआत के, ये बड़े मुश्किल होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्कूल छोड़ देते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते, या पेरेंट्स भी उनकी तकलीफ को देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। पेरेंट्स भी आजकल बड़े मोम टाइप के हैं, ठीक है, बच्चे तो खैर ही हैं, तो वो अपने बच्चों को कोई तकलीफ देख नहीं सकते। तो तकलीफ नहीं है, वो उनके बच्चों को तरासा जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अडॉप्टेबिलिटी है, नहीं होती है बहुत सारे पेरेंट्स में, और एज वेल बच्चों में भी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के 100 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर स्कूल से क्विट करते हैं। तो बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो क्लास 6 में एडमिशन लेने के तुरंत बाद खाली हो जाती हैं, तो उनको तो सेकंड लिस्ट निकाल करके पूरा कर लिया जाता है। फिर बच्चे वेटिंग में होते हैं और उनके लिए एक सेकंड लिस्ट निकाल दी जाती है और वो बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन 3 सालों में, यानी कि 6th 7th 8th, यहां तक आते आते भी कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, नहीं चल पाते,
या उनकी कुछ अपनी पर्सनल वजह होती हैं जिसकी वजह से वो स्कूल चेंज कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं आरएमएस को। तो ऐसे बच्चों की वजह से क्लास 9th तक जो वैकेंसीज आती हैं उनको होल्ड रखा जाता है और 9th में एडमिशन फिर से खोले जाते हैं। चाहे तो वो 7th में भी खोले जा सकते हैं, 8th में भी खोले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वजहें हैं। 9th में जब मानते हैं कि अब बच्चा मैच्योर हो चुका है, क्योंकि 6th से लेके 8th तक बच्चे छोटे ही होते हैं, ठीक है। 9th में माना गया कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, अब बच्चा जो आएगा वो अकेले रह भी सकता है और जो यहाँ की रगड़ा पट्टी है उसको बर्दाश्त भी कर सकता है, सहन भी कर सकता है, उसके मुताबिक अडॉप्ट भी कर जाएगा। इसलिए फिर प्रोविजन 9th में किया गया, ठीक है। तो वो ड्रॉप आउट बच्चों की वजह से 9th में ये वैकेंसीज क्रिएट होती है जो लगभग इतनी ही होती है, 50, 60, 70, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा बच्चे जो है वो ड्रॉप करते ही नहीं। तो ये इतनी सीटें होती हैं 9th के लिए हर साल। और एज लिमिट की बात करें तो 13 से 15 साल की एज लिमिट, यानी कि ना तो 13 साल से एक भी दिन कम और ना ही 15 साल से एक भी दिन ज्यादा। जो मैंने 6 में बात करी थी, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी, यानी कि वो पेरेंट्स, वो बच्चे जिनके फादर इस दुनिया में नहीं है और देश की सेवा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, ऐसे शहीदों के बच्चों को अपर एज लिमिट में 6 महीने का रिलैक्सेशन 9th के लिए भी दिया जाता है। यानी कि 31 मार्च को जब एज की काउंटिंग होगी तो किया कैटेगरी के बच्चे 15.5 साल की एज लिमिट तक एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे सके, ठीक है। और एडमिशन लेने के वक्त, यानी कि इन द मंथ ऑफ मई, जो बच्चा है, देखिए क्लरिकल मिस्टेक है यहां पर, ये क्लास 9th नहीं, ये 8th होना चाहिए, कक्षा 8 पास हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। अब बात करते हैं सीट एलोकेशन की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो मेन मकसद है टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ओआरस एंड जेसीओज बेसिकली। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 70% का जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो जेसीओज एंड ओआरस के बच्चों के लिए दिया गया है। होता क्या है कि तो भारत देश बहुत विशाल, तमाम तरह की दुर्गमताएं, तमाम तरह का क्लाइमेट, ठीक है, तमाम तरह के चैलेंजेस, हर जगह फैमिली रखी नहीं जा सकती, हर एक स्टेशन फैमिली स्टेशन होता नहीं जहां पर भी उनकी पोस्टिंग होती है, और हर जगह पर अच्छे स्कूलों की व्यवस्था भी नहीं होती। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जेसीओज एंड ओआरस कैटेगरी के लोगों के लिए, जवानों के लिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाना। इसलिए बेसिकली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का पर्पस ये रहा कि इनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाए ताकि वो अच्छी शिक्षा पा सकें, मिनिमम, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। इसी कैटेगरी में ऑफिसर्स के लिए 20% का रिजर्वेशन रखा गया है। ऑफिसर्स का वेटेज भी आप देख रहे हैं ना, बहुत कम है, क्योंकि ऑफिसर्स की फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग और उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजाम कर लेते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि जो है उनकी पोस्टिंग दुर्गम जगहों पर नहीं होती, लेकिन अगर वो अपनी फैमिली को अपने होम टाउन में भी छोड़ देते हैं तो जो उनकी फैमिली है वो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखने के लिए एनफ होती है। लेडी वाइफ्स खुद इतनी सक्षम होती हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकती हैं। तो 20% का रिजर्वेशन दे दिया और 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है सिविलियंस के लिए। ये पहले नहीं था। 30% में ऑफिसर्स एंड सिविलियंस दोनों ही इन्वॉल्व थे, दोनों के लिए ही इतना ही दिया गया था, लेकिन इस बार 2026 में ये चीज एकदम क्लियर कट अलग कर दी गई, ऑफिसर्स के लिए 20% और सिविलियंस के लिए 10%। लेकिन ऑफिसर्स के बच्चे अगर 20% सीट्स को फुल नहीं करते हैं, यहां वैकेंसीज रह जाती हैं, जो कि अक्सर रह भी जाती हैं। तो जो वैकेंसीज इस कैटेगरी में रहती हैं वो वैकेंसीज सिविलियंस के बच्चों के लिए ओपन हो जाती हैं। यानी कि अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिविलियंस को करीब 15% सीट्स आरएमएस में मिल जाती, ठीक है। किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के बच्चे
उनके लिए 50 सीटें फिक्स हैं, पांचों आरएमएस को मिलाकर के। ठीक है, पांचों आरएमएस में कुल मिला के 50 सीटें इस किया कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, प्रोवाइडेड कि किसी एक स्कूल में 15 से अधिक ऐसे बच्चे नहीं हो सकते, मैक्सिमम 50 किया चाइल्ड्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल। अब बात करते हैं इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका भी इस पर इंपैक्ट है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी जो कहती है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखिए कि वो रिजर्वेशन यहां पर कैसे इम्प्लीकेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 350 सीटें आती हैं हर साल क्लास 6 में। अब क्लास 6 में 350 सीटों को अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि हर कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी, तो जेसीओ एंड ओआरएस को, जैसा मैंने पहले बताया पिछली स्लाइड में, 70% रिजर्वेशन होता है। तो 70% अगर इसका आप देखेंगे 245 सीटें। फिर ऑफिसर्स की सीट्स होती हैं 20%, 350 का 20% हो गई 70 सीट। और सिविलियंस के लिए होती हैं 10% सीट्स, 350 का 10% हुआ 35 सीट। तो ये तो हो गया सीट का एलोकेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैटेगरी वाइज कितना जाता है। जेसीओ एंड ओआरएस में जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, 66 सीट उनके खाते में आएंगी। एससी कैटेगरी के जेसीओ एंड ओआरएस को 15% का रिजर्वेशन मिला है, तो यहां पर ये सीटें हो जाएंगी 7। एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन है। एसटी कैटेगरी के जेसीओज एंड ओआरएस के लिए जो सीटें बचती हैं वो बचती हैं 18। ठीक है, और जो अनरिजर्व सीट्स हुई, ठीक है, वो बची 124 जेसीओ एंड ओआरएस के लिए। ऑफिसर्स में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी 27% रिजर्वेशन के साथ में, 70 का 27% हुआ 19। एससी कैटेगरी के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आएंगी 11 सीट्स। एसटी कैटेगरी के ऑफिसर्स को मिलेंगी 6 सीट्स, 7.5% के रिजर्वेशन को देखते। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए बचती है 34 सीट्स। तो सिविलियन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 350 में 10% सीट एलोकेशन है सिविलियंस के लिए, तो सीटें हुई 35। अब अगर इसमें हम 27% देखें ओबीसी के लिए, तो सीटें बनती हैं 10, और एससी कैटेगरी के लिए सीटें बनती हैं 5, और एसटी के लिए सीटें निकलती हैं 3। अनरिजर्व कैटेगरी में सिविलियंस के लिए सीटें जो होती है वो रहती हैं 70। ठीक है, तो दिस इज द सीट एलोकेशन एंड सीट रिजर्वेशन फॉर ऑल द कैटेगरीज। अब जो लास्टली एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, 10% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स, यानी कि 350 सीट्स हैं, तो 350 सीट्स में से 35 सीट, यानी 10% 35 हुआ, तो 35 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। और फिर उसमें जो है ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसके लिए हम देख लेंगे कितनी कितनी सीटें गर्ल्स के लिए आती है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन यूजुअली सितंबर और अक्टूबर के महीने में आते हैं, और रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है नवंबर के महीने। ठीक है, 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 10 सितंबर को आ गया था, और 1 महीने का टाइम आपको मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट दी गई थी आपको। इस बार की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही इस बार भी यही उम्मीद करते हैं कि 2026 में भी सितंबर के सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आपको फॉर्म फिल करके फ्री हो जाना है। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपको फॉर्म फिल कर दिया आपने, फिर उसके बाद अब आपको तैयारी करने की बहुत जल्दी और बहुत चिंता हो जाएगी। डेफिनेटली किसी भी एग्जाम को आप तभी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब आप उस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, आपको किसी भी दुश्मन से लड़ाई करनी है तो उस दुश्मन को जाने बिना आप उससे लड़ाई की तैयारी नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका दुश्मन है, यानी कि जिससे आपका मुकाबला होना है, वो मुकाबले में आपको परखता कैसे है। ठीक है, क्लास 6 के लिए देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। ये एक ही पेपर होता है, और एक ही में ये चारों सब्जेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। 50 नंबर की इंग्लिश, 50 का मैथ्स, 50 का रीजनिंग, और 50 नंबर का ही जीके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी मोटी सी बात है कि इन सभी पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 40, यानी कि 40% मार्क्स आपको लाने हैं,
तब तो आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश में आपको 35% मार्क्स लाने हैं। 5% का आपको एडवांटेज दे दिया गया, क्योंकि भाई इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, हर बच्चे को उतना कुशलता पूर्वक नहीं आती है, तो ठीक है 35% कर दिया गया। लेकिन अगर 35% मार्क्स भी आप स्कोर नहीं कर सकते तो फिर आपको आरएमएस अपने लिए अनफिट पाता है, वो आपको फिर एग्जाम से बाहर कर देता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने भी बताया, इसके बिना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये जो इंग्लिश के मार्क्स, चाहे आप 50 में से 50 नंबर क्यों ना ले आए, पूरे 100% मार्क्स क्यों ना ले आए, आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए, लेकिन इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये ओनली क्वालिफाइंग है। का मतलब क्या है ओनली क्वालिफाइंग? का मतलब ये है कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये मेरिट में नहीं काउंट होते। यानी कि आपका जो रिजल्ट बनेगा, रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो रिजल्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके ये तीनों 50 50 50 150 नंबर में से ही आपका रिजल्ट आएगा। एक नंबर काउंट नहीं होता है, जो भी रिजल्ट आता है वो आउट ऑफ 150 आता है, 150 आउट ऑफ 200 नहीं आता। पेपर 200 मार्क्स का है, लेकिन जो रिजल्ट बनता है रिटन एग्जाम का वो आउट ऑफ 150 बनता है, इन तीनों का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके का। ठीक है, आपका रिटन का रिजल्ट यहां से बने, और रिटन में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो पास हो जाते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में फिर 20 मार्क्स है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का इंटरव्यू भी हो गया, तो 150 मार्क्स यहां रिटन के और 20 मार्क्स इंटरव्यू के, यानी कि 150 प्लस 20 170 मार्क्स। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 170 मार्क्स से। 9th की बात कर लेते हैं, अब 6th की बात पूरी हो गई। जो 9th का एग्जाम है यहां पर 2 पेपर होंगे। 6th में केवल 1 पेपर था, उसके 4 पार्ट थे, 9th में पेपर 2 हैं। देखिए कैसे, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज, ये मिलाकर के बनता है पेपर 1। 6th क्लास में हिंदी का टेस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन 9th में हिंदी का भी टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश तो लिया ही जाएगा, लेकिन 6th में इंग्लिश जो थी वो ओनली क्वालिफाइंग थी। यहां पर क्वालिफाइंग कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ पास करना है और सबके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 50%। क्लास 6 में मैंने बताया था कि वो 35% था इंग्लिश के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, और 40% था बाकी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन 9th में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50%। अब मार्क्स कितने कितने हैं, इंग्लिश के हैं 50, हिंदी के हैं 20, सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी या कह लो आप जीके के मार्क्स हैं 30, मैथमेटिक्स के 50 और जनरल साइंस के 50। ठीक है, यहाँ जनरल साइंस का एक पेपर, एक टॉपिक अलग से ऐड हो जाता है, 5 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और जनरल साइंस ये मिलके बनाते हैं पेपर नंबर 2। जितने मार्क्स हैं उतने ही क्वेश्चन आपसे हर सब्जेक्ट में पूछे जाने हैं। देखिए, एक जो यहाँ पर हिंदी दिया गया है, ये हिंदी दरअसल एकमात्र भाषा, अपनी एक देसी भाषा ऐसी होनी ही चाहिए जो कि सबको एक सूत्र में बांध सके। तो हिंदुस्तान में रह करके वो भाषा, वो दर्जा हिंदी ही हो सकती है, वो स्थान केवल हिंदी को ही मिल सकता है। और फोर्सेस में चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, वो साउथ इंडिया के लोग हों, कहीं का ही बंदा हो, वो जम्मू कश्मीर का हो, वो हिमाचल का हो, सिक्किम का हो, हर बंदे को फोर्स के अंदर हिंदी आती ही आती है। अगर इतनी हिंदी उसको नहीं आएगी तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि फोर्सेस एक फैमिली है, तो वो फैमिली फीलिंग उसको वहां पे नहीं आएगी। तो वो उतना ज्ञान अपरिहार्य है, उतना ज्ञान इन बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है, इसके लिए बहुत कम नंबर के लिए हिंदी रखा गया है, ताकि इतने मार्क्स की हिंदी हर बच्चे, जो जितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड है, वो बच्चे हम मिल जाए हमको यहाँ। ठीक है, तो अब जब रिटर्न का रिजल्ट बनेगा तो ये आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, ये आप काउंट करेंगे, ये 200 हो रहा है, तो आउट ऑफ 200 आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे कि 6th में पेपर 200 मार्क्स का था, लेकिन रिजल्ट बन रहा था 150 में से, यहां पर आउट ऑफ 200 में आपको रिजल्ट बनेगा।
और जो लोग इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, उनके लिए 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। तो 200 प्लस 50 हो गए 250 नंबर। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी 250 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आगे चलते हैं। हाँ, फाइनल रिजल्ट जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही बात किया, कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ क्युमुलेटिव मार्क्स इन द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। रिटन और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स मिला करके एक मेरिट बनेगी आपकी, और जो मेरिट होगी वो सबके लिए एक नहीं होगी। बी केयरफुल, लिसन माई वर्ड्स प्रॉपरली। कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग और एसटी की मेरिट अलग। ठीक है, जो एसटी का बच्चा है उसका मुकाबला ओबीसी वाले से नहीं है, जो एससी का बच्चा है उसका मुकाबला जनरल वाले से नहीं है। सबको अपनी कैटेगरी के अंदर ही फाइट करना है। जनरल वाले का मुकाबला जनरल से है, ओबीसी वाले का मुकाबला ओबीसी वाले से है, वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। जो कट ऑफ आएगा वो भी कैटेगरी वाइज आएगी, एक कट ऑफ नहीं आएगा किसी का कि वो पूरे सारे बच्चों का एक ही सिंपल कट ऑफ हो गया, नहीं, हर एक का अलग अलग है। और कट ऑफ में भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है सिविलियन कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स की, क्योंकि बहुत टफ फाइट है यहां पर और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जागरूक माता पिता अपने बच्चे को आरएमएस में पढ़ाना चाहता है। तो जो अप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस कैटेगरी से। और इसके बाद जो मेरिट होती है वो होती है जेसीओज एंड ओवार्स कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स की, ये दोनों ही की मेरिट सबसे हाईएस्ट। फाइनल मेरिट में आने के बाद बच्चों का एक मेडिकल होगा। ठीक है, जो बच्चे मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उन बच्चों को एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा कि आपका एडमिशन किस आरएमएस में किया जाता है पांचों में से, और फिर आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर गेटिंग अ फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड कमांड और मिलिट्री। जो मेडिकल्स होते हैं मिलिट्री स्कूल से, ये कमांड और मिलिट्री हॉस्पिटल से होते हैं, सिविल अस्पतालों में नहीं होते, जैसा कि सैनिक स्कूल वालों के लिए होते हैं। ठीक है, और सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप यहां पर फिट डिक्लेयर हो गए। आप जब तक आरएमएस में पढ़ेंगे तब तक आपको अपने आप को फिट रखना है, आप अनफिट नहीं हो सकते। और अगर आप अनफिट हुए, कोई चोट लगी आपको और आप रिकवर नहीं कर पाए, तो आपको बैक टू पवेलियन भेज दिया जाएगा, यानी क्या, पार्टी हो जाएंगे, बैक टू होम। आरएमएस उन लोगों के लिए नहीं है जो फिट नहीं है, तगड़े घोड़ों को फौज नहीं पूछती। ठीक है, तो आरएमएस में जब तक रहना है तब तक अपने आप को फिट रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, अब सबसे काम की बात, जो बेसिकली हर पेरेंट्स जिसका इंतजार कर रहा है, फीस, वो तो आखिर आप ही को भरनी है। बच्चे का काम यहाँ पे खत्म हो गया, उसने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उसने इंटरव्यू दिया, उसको क्वालिफाई किया, फिर उसने मेडिकल में अपने आप को संभाल के रखा और मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया। अब भाई साहब इतने सारे पड़ाव पास करने के बाद बच्चा आपके पास आता है, कहता पापा फीस निकालिए। अब आप फीस नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, फीस तो आपको भरनी है। आरएमएस, फीस के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। आरएमएस भारत का इकलौता ऐसा स्कूल है जो आपको मुफ्त की शिक्षा दे। एडमिशन लेना टफ है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। पूरे भारत से बच्चे आते हैं, फौजियों के बच्चे तो होते ही होते हैं, 70% रिजर्वेशन है उनका, उन्हीं के लिए स्कूल बना है। ठीक है, लेकिन लाखों फौजी हैं और उनके लाखों बच्चे हैं जो 6 और 9th क्लास में एडमिशन चाहते हैं, फाइट करते हैं। सिविलियंस के बच्चे भी हैं, है ना, क्योंकि सिविलियंस भी चाहता है मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, ऐसे एटमॉस्फेयर में पढ़ाऊं जहां बच्चा मेरा डिसिप्लिन सीखे, जिंदगी को जीने का तरीका सीखे, जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को सीना तान के मुकाबला कर सके, ऐसे माहौल में बड़ा हो। जो ऐसी शिक्षा है ये आरएमएस के अलावा या मिलिट्री स्कूल्स के अलावा, सैनिक स्कूल्स के अलावा, जो पूरे भारत में बड़े बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में तमाम सारे पब्लिक स्कूल्स हैं, बहुत सारे रिनोन्ड पब्लिक स्कूल्स हैं जो इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड भी करते हैं, तो वो अफोर्डेबल नहीं है सबके। ठीक है, नैनीताल में बहुत सारे हैं, दार्जिलिंग में बहुत सारे हैं और कई सारे हिल स्टेशन पे हैं ऐसे स्कूल, जो लगभग वो सारे प्रबंध करके, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जुटा के रखा है जो कि मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल मिलता है। लेकिन
फिर वो अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है उनमें। जिस कॉस्ट पे मिलिट्री स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उस कॉस्ट पर तो सैनिक स्कूल भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं। अब देखिए आप यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है, अच्छा एक बात और कहूंगा, मिलिट्री स्कूल्स में केवल और केवल ट्यूशन फीस ही ली जाती है आपसे। रहना और खाना यानी कि फूडिंग और लॉजिंग चार्ज नहीं करता है मिलिट्री स्कूल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है रहना और खाना, उसका फीस आपसे कॉस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, केवल ट्यूशन फीस लेता है। अब ये ट्यूशन फीस क्या है? ओआरस के लिए 12,000 रुपए, जेसीओस के लिए 18,000 रुपए, ऑफिसर्स के लिए 32,000 रुपए और सिविलियंस के लिए 51,000। और जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी है यानी जो शहीदों के बच्चे हैं, उनको ट्यूशन फीस माफ है आरएमएस, उनसे एक भी पैसे की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत मोटी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको इतना सम्मान बनता है। और आरएमएस का मुझे लगता है कि हर एक पब्लिक स्कूल में यह प्रोविजन होना चाहिए कि शहीदों के बच्चों की ट्यूशन फीस माफ होनी है। देखिए ये क्लरिकल मिस्टेक है यहां पर, दिस इज एक्चुअली पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी है। यहां पर पॉकेट मनी सभी के लिए बराबर है, ओआरस, जेसीओज, ऑफिसर्स, सिविलियंस, या इनको पॉकेट मनी देनी है, शहीदों के बच्चों को भी, ठीक है। लेकिन जो ट्यूशन फीस है वो एससी एसटी कैटेगरी के पेरेंट्स के लिए, हर कैटेगरी में, चाहे वो ओआरस हो, जेसीओ हो, ऑफिसर्स हो, सिविलियंस हो, एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सीधे 25% पर रुक जाना है, यानी उनकी जो फीस है वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का 25% लगेगा। यानी कि अगर ओआरस की फीस है 12,000 रुपए, तो एससी एसटी कैटेगरी के जो ओआरस हैं उनकी फीस होगी केवल 3,000 रुपए। ये इंटरचेंज हो गया है पॉकेट मनी और आप यहां पर समझिएगा इस चीज को, ठीक है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं ट्यूशन फीस की। एससी एसटी कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी के ओआरस हैं उनकी फीस है 12,000 रुपए, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के ओआरस को देनी है 3,000 रुपए। जेसीओस को 18,000 रुपए फीस लगती है जनरल कैटेगरी में, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के जेसीओस को देनी है 4,500 रुपए। ऑफिसर्स की फीस है 32,000 रुपए जनरल कैंडिडेट्स को, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है यहां पर। और सिविलियंस को 51,000 रुपए की जगह पड़ेगी एससी एसटी कैटेगरी केवल 12,750, ठीक है। ऑफिसर्स को सभी को जो भी एससी एससी कैटेगरी में है उन्हें 25% फिक्स कर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा एक खर्चा और है, वो है कॉशन मनी का। कॉशन मनी की भी टूट फूट के अगेंस्ट में आपसे जमा कराई जाती है और लगभग हर स्कूल में जमा कराई जाती है। तो ओआरस के लिए 1,200, जेसीओस के लिए 1,800, ऑफिसर्स के लिए 3,800 और सिविलियंस के लिए 6,000 रुपए। किल्ड इन एक्शन कैटेगरी यानी कि शहीदों के बच्चों को भी ये कॉशन मनी जमा करनी है अपनी कैटेगरी के मुताबिक। अगर वो ओआरस के बच्चे हैं तो 1,200, जेसीओस के बच्चे हैं तो 1,800, ऑफिसर्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3,800। एक और प्रोविजन है स्कॉलरशिप, ठीक है। लेकिन जो ये स्कॉलरशिप है ये केवल और केवल नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी के लिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जेसीओज एंड ओआरस इंटाइटल्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो इनके लिए ये स्कॉलरशिप व्यवस्था लागू नहीं। तो नॉन इंटाइटल्ड है यानी कि ऑफिसर्स और सिविलियंस, उनके लिए ये स्कॉलरशिप लागू है। आर्मी हेडक्वार्टर इस स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराती है, उस टेस्ट को जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 15% नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स, ठीक है, जो नॉन इंटाइटल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें से 15% को ये स्कॉलरशिप अवार्ड होती है। और ऐसे पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है उनको फुल रेमिशन है, और वे पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम 3,000 रुपए से 4,500 रुपए, उन्हें फी में हाफ रेमिशन यानी 50% फीस उसकी माफ है।
अब देखिए कहा तो ये जा रहा है कि नॉन एंटाइटल्ड यानी कि सिविलियंस एंड ऑफिसर्स, बड़ी चालाकी है इसमें भी। ऑफिसर्स की जो एनुअल इनकम है वो इस दायरे से बाहर है। एनुअल इनकम 4.5 लाख से तो ऊपर है, तो ऑफिसर्स इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है केवल और केवल सिविलियंस के लिए। तो वो कोई भी डिफेंस पर्सनल हो, केसीओज, ओआरस, ऑफिसर, सभी इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल सिविलियंस को मिल पाती है। आगे चलेंगे, देखिए ये सारे खर्चे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इनके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्चे और भी, इनके लिए आपको तैयार होना है। स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म, किट एंड क्लॉथिंग्स, ये सारा डिटेल जो है कि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है आरएमएस में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें सब कुछ मेंशन होकर के आता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको लानी है, अपने आप से खरीद करके बच्चे को देनी है। और बेहतर ये होता है कि ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप कहीं और से ना खरीदें, वो सारी चीजों में एक समानता हो, एक रूपता हो, इसलिए आप एक जो है प्रेस्क्राइब्ड जगह है वहीं से आप ले, और जब आप एडमिशन लेने चाहेंगे उस वक्त आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ से लेनी है। तो कुछ मान लीजिए कि 5-7 हजार रुपए का खर्च है एडिशनली इसका, तो ये भी आपको उसमें काउंट करना है। अगर मैं सिविलियन कैटेगरी के बच्चों की बात करूं, जनरल कैंडिडेट, तो लगभग लगभग उनका जो एनुअल खर्च आता है आरएमएस में पढ़ने का, वो आता है 75 से 80 हजार। तो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि रूटीन क्या रहता है। मोटी मोटी बात कर लेता हूं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में। 6 बजे से आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है मिलिट्री स्कूल्स में, और 6 बजे से स्टार्ट होकर के ये चलती है रात के 11:15। यानी कि आपके बच्चे में इतना दमखम होना चाहिए कि ये जो रिगरस टाइम टेबल यहाँ दिया हुआ है, आप बड़े इत्मीनान से देखें, मैं सामने से हट जाता हूं। आपको आरएमएस में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखने से पहले ये मालूम होना बहुत जरूरी है किस तरीके से वहां बच्चे की परवरिश होने वाली है, किस तरह की फिटनेस वहां पर चाहिए। 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि जिसको कहते हैं पीटी। ठीक है, आधे घंटे की ये शेड्यूल रहेगा, और फिर उसके बाद आपको 7:30 से 8 बजे के बीच आधे घंटे में वो सारे बच्चों को, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है मेस में पहुंच करके ब्रेकफास्ट करने का। 8:30 बजे आपको अपने स्कूल पहुंच जाना है, आपको असेंबली में शामिल होना है। देन आफ्टर 8:50 से यानी 8:45 के आसपास से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपका जो क्लासेस है वो 1:30 बजे तक चलेगा। 8:45 से 2:15 तक आपको लंच ब्रेक मिलेगा। फिर यहाँ पर खाने के लिए आपको आधा घंटा दिया गया है। आधे घंटे में पूरे के पूरे बच्चे, पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा होगा, मेस में इकट्ठा होगा, और उनका जो है, हालांकि छोटे बच्चों की मेस अलग है, बड़े बच्चों की मेसिंग अलग है, तो आधे घंटे के अंदर आपको लंच करना है। और फिर 2:15 बजे से 4 बजे तक, यानी कि मोटा मोटा 2 घंटे का टाइम देखें, तो ये 2 घंटे का टाइम इसको बोला गया है क्वाइट पीरियड। ठीक है, इस क्वाइट पीरियड में आप चाहे तो रेस्ट करें, चाहे तो आप अपने किसी हॉबी को फॉलो करें। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और 4 बजे से फिर आपको गेम्स के लिए इकट्ठा हो जाना है। आपको बहुत सारे गेम्स में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, और बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये तमाम सारी चीजें आपको वहां पर अवेल करने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप कोई स्किल है आपके पास और आप उसको निखारना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं, तो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको आरएमएस प्रोवाइड करता है। बस आप में इतना दमखम होना चाहिए कि पढ़ाई करने के साथ साथ आप इन सारी चीजों को मेंटेन करें। बेसिकली मिलिट्री स्कूलों का फोकस क्या है? मिलिट्री स्कूलों का फोकस ये भी है ना कि आपको पढ़ाई तो कराना ही, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन तो इम्पार्ट करनी ही करनी है, लेकिन इन सबके साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली फिट एंड टफ बनाना भी। और फिजिकली और मेंटली टफ बनाने का जो काम गेम्स करते हैं वो एकेडमिक्स कभी नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोगों की फौज को जरूरत नहीं है। फौज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ऐसे लोग हो हमारे पास जो मुश्किल वक्त में अपने आप को बैलेंस रख सकते। ठीक है,
जो मुश्किल वक्त में एक चट्टान की तरह अडिग रह सकें, विचलित ना हो, फर्म हो। तो वो पर्सनैलिटी जो है वो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज के माध्यम से ही डेवलप हो। आपको अगर स्काउटिंग का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, ये सब कुछ आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ट्यूशन फीस लेता है आरएमएस केवल आपसे, लेकिन आपको एक्टिविटीज ये सारी कराता है। अगर आप अपने शहर में पता करने जाएंगे तो किसी भी एक एक्टिविटी की जिसकी मैंने बात की, अगर आप अपने बच्चे को उसका ट्यूशन दिला रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, तो हर एक एक्टिविटी पर मिनिमम जो चार्जेस आएगा वो 1,500 से 2,000 रुपए आएगा। इतनी सारी एक्टिविटीज का अगर आप चार्ज जोड़ लेंगे वो 10 से 15,000 रुपए बैठता है पर मंथ। ठीक है, और आरएमएस में उसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया नहीं गया। तो ये भारत के इकलौते ऐसे 5 स्कूल हैं जो आपको 70 से 80,000 रुपए एनुअल की कॉस्ट पे ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर अगर पढ़ना है तो जम के मेहनत करनी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। करना बच्चों को ही है और खेल भी ये बच्चों का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर हैं जो लाइन में लगे, बहुत सारे धुरंधर हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि मुझे आरएमएस में एक सीट अपने। आप कंफर्म हैं कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये सारा आसमान आपके। और अगर आप चुक रहे हैं तो ठीक है, जमी है, रेंगते रहिए आप। 4 से 4:30 आपके गेम्स होंगे, फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक आपका इवनिंग प्रिपरेशन है, जो भी उसका शेड्यूल हो, और फिर 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक डिनर रूम, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी और डिनर के लिए भी ये टाइम अलॉट किया गया है यहाँ पर। 9:30 से 10:30 बजे तक ओन स्टडी। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमसे कि भाई क्लासेस थोड़ा जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, शाम को 6 से 9 अमूमन मैं क्लासेस पढ़ता हूँ कमांडर से। तो जो पेरेंट्स कहते हैं कि सर क्लासेस आप थोड़ा सा प्रीपोन कर लें, टाइमिंग थोड़ा सा पहले कर लें, 8 बजे खत्म कर दें, 9 बजे बच्चा हमारा सो जाता है। 9 बजे बच्चा जो सो जाता है तो फिर वो यहाँ 10:30 बजे तक कैसे स्टेबल होगा यहाँ। तो आपको थोड़ी सी बच्चों का एंड्योरेंस बढ़ाना है, उनकी बियर करने की कैपेसिटी पर भी काम करना है। और 11:15 बजे फाइनली आपके लाइट्स। इसके बाद आप जगह बेशक, जगने पर पाबंदी नहीं, लेकिन लाइट्स ऑन करने पर पाबंदी है। आपको उसके लिए पनिशमेंट भी अवॉर्ड किया सकता है। और ये टाइम टेबल मैंने आपको दिया, ये मोटा मोटी टाइम टेबल, हर स्कूल में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आपको इसमें मिल सकता है। जैसे मान लिया कि हम बात कर लें चैल की, आरएमएस चैल की, ठंडा इलाका है शिमला का, तो जाहिर सी बात है वहाँ ये टाइम टेबल काम नहीं करेगा। वहाँ के कुछ शेड्यूल अलग तरीके से होंगे। जो राजस्थान में है उसका शेड्यूल कुछ अलग होगा, कर्नाटक वाले का शेड्यूल अलग होगा, जो वहाँ का क्लाइमेट है उसके मुताबिक। ठीक है, तो फिलहाल ये थी सारी बातें, सारा डिटेल्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स से जुड़ी हुई जानकारी। मैंने इस वीडियो में लगभग वो सारी चीजें समाहित करने की कोशिश की है जो आपको जानना जरूरी है। उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में अपना भविष्य। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज आपकी बाकी रह गई हैं तो आप डेफिनेटली हमें मेल करें, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी शंकाएं हमसे आप शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सारी शंकाओं का समाधान आप तक पहुंचा सकें, आपको दे सकें। फिलहाल जय हिंद।